नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। नया साल दस्तक दे चुका है, आपने इसका जश्न भी मना लिया होगा। लेकिन अगर वित्त वर्ष 2016-17 की टैक्स प्लानिंग नहीं की है तो इस जश्न का रंग फीका पड़ सकता है। फिर भी आपके पास इसके लिए अब करीब 3 महीने का समय बचता है जिसमें आप टैक्स बचाने के उपाय कर सकते हैं। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि टैक्स बचाने की जल्दबाजी में कहीं आप ऐसा निवेश या ऐसी बचत स्कीम में निवेश ना कर दें जिसमें आप और उलझते जाएं, जिनकी आपको कोई शायद जरूरत भी ना हो। तो हम हाजिर हैं आपकी मदद करने के लिए, और इस 3 महीने में आपके टैक्स की परफेक्ट प्लानिंग करने में मेरा साथ देंगे शरद कोहली। शरद जी, नया साल आपको मुबारक हो। लेकिन ये जो जनवरी का महीना होता है, ज्यादातर एचआर डिपार्टमेंट से हमें वो प्रेम पत्र मिलने लगता है कि बताइए आपने कहाँ निवेश किया, कहाँ नहीं किया, और ऐसे में लोग थोड़े से हड़बड़ी में निवेश करने के रास्ते ढूंढते हैं। तो उनके लिए आज आप क्या सलाह देंगे? जी हाँ, बिल्कुल। पहले मेरी तरफ से भी नया साल सभी दर्शकों को और आपको मुबारक हो। देखिए, जो 3 महीने अब बचते हैं उसमें आपको जल्दी से अपनी टैक्स प्लानिंग करनी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब होता क्या है, क्योंकि जल्दबाजी में प्रियंका जो भी काम किया जाता है ना, तो उसमें कहते हैं जल्दी का काम शैतान का, तो उसमें कुछ ना कुछ गलती होने का डर होता है। तो हमारी सभी दर्शकों को यह सलाह है कि उन्होंने जो अप्रैल से लेके और दिसंबर तक जो भी निवेश किया है, इसमें प्रियंका ये भी ध्यान रखना है कि जो एटीसी में बेनिफिट मिलता है, जो निवेश करने पे बेनिफिट मिलता है या 1.5 लाख का बेनिफिट मिलता है, ऐसे लेके चले, उसमें कुछ खर्चे भी अलाउड होते हैं, खाली निवेश नहीं अलाउड होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ट्यूशन फी है बच्चों की। अब बच्चों की ट्यूशन फी, आपने 2 बच्चों की ट्यूशन फी दी है, वो आप 1.5 लाख में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि आपने जो ट्यूशन फी दी है वो अप्रैल से लेके और मार्च तक कितनी बनती है, तो आप उस ट्यूशन फी को कैलकुलेट कर लें। उसके अलावा प्रियंका, जो प्रोविडेंट फंड है जो कंपनी काटती है, वो भी तो निवेश में माना जाता है। तो आप देखें कि आपकी कंपनी ने अप्रैल से लेके और मार्च तक कितना प्रोविडेंट फंड काटा था। इन दोनों को आप जोड़ दें तो हो सकता है इन दोनों को जोड़ने के बाद ज्यादा कुछ निवेश करने के लिए बचे ही ना, तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। तो दूसरा ये देखने वाली बात है कि आपका निवेश फालतू ना हो जाए, क्योंकि ये जो निवेश होता है वो कई बार लंबे पीरियड के लिए होता है और आपको उसमें पैसे बाद में जरूरत पड़ सकते हैं। तो इसलिए ठीक पूरी तरह से कैलकुलेट करके, पूरी तरह से अनुमान लगा के निवेश करना चाहिए। यानी खर्चों का भी ख्याल रखें, ये ना हो कि बस हम समझे कि हमें 1.5 लाख का निवेश करना है, कहीं भी कर दिया और आपकी ये ट्यूशन फी और प्रोविडेंट फंड में आपने जो पेमेंट्स की हैं उसका भी आपको फायदा मिलेगा। तो जो निवेश करना होगा, इस रकम को कैसे वाइजली इन्वेस्ट किया जाए ताकि टैक्स बचे? शरद, देखिए, जहां तक निवेश की बात है तो ये देखना पड़ेगा कि आपके पास बहुत सारा होता क्या है प्रियंका, कि हम जब साल में सैलरी कटता रहता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई करते करते दिसंबर आ गया। अब आपका जब पैसे कटते जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पैसे तो कटते जा रहे हैं और कंपनी ने वो जो प्रेम पत्र का आपने जिक्र किया वो मांग लिया कि बताइए आप कितना करना है। अब आपको ध्यान आया, ओहो, मैंने तो अप्रैल से दिसंबर बीत गया, कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया। तो अब जल्दबाजी में आके आप कुछ भी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये देखना है कि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए, बहुत संतुलित होना चाहिए। संतुलन में मान लीजिए आपको इंश्योरेंस नहीं है आपके पास, तो इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह ना लेके इंश्योरेंस को रिस्क कवरेज की तरह लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस की स्कीम्स होती है वो इन्वेस्टमेंट और रिस्क को बैलेंस करके बनाई जाती है, खाली इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ऐसे प्रोविडेंट फंड है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, आपके कंपनी वाला भी है, तो इस सबको पूरी तरह से बैलेंस करके चलना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स हैं, अब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो प्रियंका है उसमें कई बार रिटर्न बहुत अच्छा आ जाता है, कई बार रिटर्न कम आता है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग टर्म की दूरदर्शिता से देख के कि हमें कब कब किस किस का जरूरत पड़ेगा, इस हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। और अपनी जो लिमिट है 1.5 लाख की, उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसमें यह भी देखना चाहिए कि हमको 1.5 लाख जो एटीसी में मिलता है, उसके अलावा हमको एटीसीसीडी में भी मिलता है, जिसको एटीसीसीडी 1B कहते हैं, जो नेशनल पेंशन स्कीम जो नया अभी कुछ टाइम से शुरू हुआ है। तो आपको करीब करीब 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलता है। 2 लाख का प्रियंका इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि आपको करीब करीब 60,000 रुपए टैक्स का फायदा हो सकता है। ये एटीसी जो है मेरा तो बहुत फेवरेट सेक्शन है, बहुत टैक्स बचाता है। लेकिन एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, क्या 2017 में ये पूरी हो सकती है? एटीसी की लिमिट को बढ़ाया जाए, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है शरद, ये बहुत क्राउडेड है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं और 1.5 लाख में
पता भी नहीं चलता और ये लिमिट पूरी हो जाती है। जी हाँ, अभी जो हमने बात करी कि कुछ तो प्रोविडेंट फंड और कुछ लोगों की तो प्रोविडेंट फंड और ट्यूशन फीस ही पूरी हो जाती है, तो निवेश के लिए तो कुछ बचता ही नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बात करी। और अभी वित्त मंत्रालय से कुछ ऐसे संकेत भी आ रहे थे, डीमोनेटाइजेशन अभी हुआ है तो करदाताओं की संख्या बढ़ रही है, कर की लिमिट्स में भी चेंज आ सकता है, तो इसलिए इस पर भी विचार चल रहा है और हम पूरी उम्मीद रख रहे हैं कि ये 1.5 लाख इस बार अवश्य बढ़ाई जाएगी। 1.5 लाख ही नहीं, हो सकता है और भी बेनिफिट्स टैक्स पेयर्स को दिए जाए। तो फरवरी को जब बजट पेश होगा तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इस नए साल में नया तोहफा मिले, एटीसी की लिमिट बढ़ जाए। लेकिन एटीसी के अलावा भी कई सेक्शन हैं जो आपको आपके टैक्स को बचाते हैं, और इनके बारे में समझते हैं शरद से। जी हाँ प्रियंका, जो एटीसी तो निवेश का है, इसके अलावा जो मुख्य सेक्शन है उनका जिक्र कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, एक 80D है जो मेडिक्लेम है। मेडिक्लेम में आपका जो बीमारी का खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा वो कवर होता है, तो उसमें 25,000 का बेनिफिट एक किसी करदाता को मिलता है। वो अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसको 30,000 तक का में मिलता है। तो कुल मिला के आप अपना 25 या 30,000 जिस भी कैटेगरी में आते हैं, आप उसमें उसकी मेडिक्लेम की कोई पॉलिसी लेके उसका प्रीमियम देते हैं, तो वो ये अलग से आपको बेनिफिट मिलता है। दूसरा प्रियंका जो मिलता है वो 80G का मिलता है। 80G है जैसे आपने किसी को डोनेशन दिया है या आपने कहीं कंट्रीब्यूशन किया है और वो मान्यता प्राप्त है। अगर वो मान्यता प्राप्त है तो आपको 80G के अंतर्गत वो बेनिफिट उसमें मिल जाएगा। ज्यादातर जो संस्थाएं हैं उनको 50% बेनिफिट मिलता है। 50% मतलब आपने 1 लाख दिया तो 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। पर कुछ संस्थाएं जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष है, उसमें पूरे 100 के 100% का बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा प्रियंका, हम जो भूल गए वो ये भूल गए कि जो 1013A है, जो रेंट रिसीट आप देते हैं, वो भी तो एक किस्म से आपका खर्चा ही है। वो भले ही 80 कैटेगरी में नहीं आता है, मुझे पता है आपकी फेवरेट तो 80 फैमिली है, पर उसके अलावा 1013A में किराया देने का भी आपको बेनिफिट मिलता है। ओके, सो 80 के अलावा 1013A सेक्शन है जिसके बारे में शरद हमें समझा रहे हैं कि उससे भी आपको फायदा मिलेगा। लेकिन कई बार हम रियलाइज करते हैं ये अंत के 3 महीने में कि हमारा ज्यादा टैक्स कट गया है। तो जिनका ज्यादा टैक्स कट गया है उनके लिए कुछ अच्छी बात है, या फिर उनका टैक्स गया जो ज्यादा कट गया वो मतलब ओवर गया? नहीं, वो कहीं नहीं गया। पहली बात तो ये देखें जल्दी से प्रियंका कि ज्यादा क्यों कट जाता, ज्यादा इसीलिए कट जाता है जो अभी हमने पहले बात करी, क्योंकि आपने जो निवेश था वो समय पर नहीं किया, आप उसको बराबर निवेश नहीं करते रहे, तो इसलिए ज्यादा कट गया। अब जिसका ज्यादा कट भी गया है तो कोई चिंता की बात नहीं है। रिटर्न फाइलिंग की डेट मार्च के बाद प्रियंका आ जाएगी, उसके बाद अपनी रिटर्न फाइल करिए। सिर्फ फर्क यह पड़ेगा कि रिटर्न फाइल की जो आप कंपटीशन बनाएंगे तो उसमें आपकी जो सैलरी होगी उसके अलावा जो आपने निवेश किया है वो आप अलग से दिखाएंगे, तो कंपनी ने तो टैक्स फालतू कटा दिखेगा, पर आपकी कैलकुलेशन में, जिसको हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम बोलते हैं, आपकी कंप्यूटेशन में नीचे रिफंड आ जाएगा। उस रिफंड को आप दिखाएं और रिटर्न फाइल करें, और अब तो रिफंड प्रियंका बहुत जल्दी से आ जाता है। और शरद, कमिंग बैक टू मेरी फेवरेट 80 फैमिली, 80CCD1 का आपने जिक्र किया एनपीएस के बारे में, उसके बारे में समझाइए, उसका फायदा कैसे मिल सकता है? क्या अब ये जो आखिरी के 3 महीने इसमें भी हम निवेश कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 80CCD1B उसका सेक्शन का नाम है, उसके अंतर्गत आप 50,000 रुपए तक नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत आसान है, आप ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और 50,000 रुपए आप इन्वेस्ट करिए तो वो 1.5 लाख 80C में मिलेगी, 50,000 इसके अलावा मिल जाएगी। कुल मिला के आप 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन हमारी ये चर्चा जारी रहने वाली है। हमें शरद और भी बताने वाले कि इस साल आपकी टैक्स प्लानिंग कैसी होनी चाहिए ताकि आपको हो फायदा ही फायदा। आगे वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। नए साल का हमारा ये पहला शो है और हमारी कोशिश है कि हम आपको पूरे साल के लिए एक ऑलराउंड परफेक्ट टैक्स प्लानिंग के आइडिया दे सके। इसमें मेरी मदद कर रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली। वैसे शरद, जब साल शुरू होता है, ये जो पहले 3 महीने होते हैं वो करंट फाइनेंशियल ईयर के आखिरी 3 महीने होते हैं। हम सभी चाहते हैं कि टैक्स बचाने के लिए जो कुछ कर सकें वो कर दें, लेकिन अगर हमें निवेश ज्यादा करना है और इस निवेश के लिए हमारे पास पैसे नहीं है तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो प्रियंका, जो ये आपने कहा नए साल का है, तो पहले तो एक सभी दर्शकों को एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन करवा देते हैं कि आगे से आप अपने टैक्स का निवेश जो है बराबर करेंगे और पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे। अब अगर मान लीजिए पैसे खत्म हो गए, जो आपने कहा आपका पर्स या आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया,
तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगर खाली हो भी गया तो आप पहले से अगर निवेश करते आए हैं, तो कुछ निवेश प्रियंका ऐसे होते हैं जो कि अब मैच्योर हो गए होते हैं, या जिसका जो लॉक इन पीरियड है वो खत्म हो गया होता है, तो उनको आप निकाल के उसमें से इन्वेस्ट करें। देखिए, हम दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि आप लोन लेके इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। उधार मांग के इन्वेस्ट करना कर प्रावधानों के खिलाफ है, वो नहीं कर सकते हैं। तो आप अपनी जो, जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं, आप उसमें से पैसा निकाल लीजिए, या आपकी कोई और पॉलिसी मैच्योर हो गई या मनी बैक आ रहा है, उसमें से निकाल के आप करिए। निवेश करना प्रियंका बहुत ही लाभदायक है। ये आम के आम गुठलियों के दाम माने जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए आप 30% स्लैब में है तो 30% तो आपका टैक्स बचेगा, और जो उस पर इंटरेस्ट आएगा वो अलग है। तो इतना बड़ा रिटर्न किसी भी इन्वेस्टमेंट पे सेफ हो प्रियंका, वो नहीं आता है। लेकिन आप इसे इतना सही क्यों मान रहे हैं कि आप पुराने निवेश को तोड़ करके उसके लिए आप नए निवेश में उस पैसे को लगाएं? मैं प्रियंका पुराने निवेश उनकी बात कर रहा हूं जो मैच्योर हो चुके हैं, मतलब जहां पर अब आप पैसा निकाल सकते हैं, तो उसमें से पैसा, क्योंकि उसमें से रिटर्न आपको लगातार आ रहा था। मैं पुराने निवेश तो लगातार जो रिटर्न आ रहा था, आप उसका रिटर्न ले चुके हैं। अब आपने जो बात पूछी, मैं समझ रहा हूं आप क्या पूछ रहे हैं कि उसको छोड़ के हम इसमें कर दें, तो हम ये नहीं भूलें कि उसका बेनिफिट आप पुराने सालों में ले चुके हैं। अब जब आप उसको निकाल के इधर करेंगे तो उसका रिटर्न तो आएगा ही आएगा, परंतु जो टैक्स बचेगा प्रियंका, वो फालतू हो जाएगा। तो इसलिए ये घाटे का सौदा नहीं माना जाएगा। मैं समझ रहा हूं, आपको लग रहा था शायद कि इधर से निकाल के उधर लगा दिए तो एक ही बात हो गई, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको वो टैक्स का बेनिफिट फिर से मिल जाएगा। और अगर इस 3 महीने में, हालांकि न्यू ईयर रेजोल्यूशन शरद जी ने बता दिया कि हमें पूरे साल अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए ताकि इन 3 महीनों पर सारा बोझ ना पड़े, लेकिन अगर बोझ पड़ जाएगा तो उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो इस आखिरी के 3 महीने में पूरे फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग करेंगे? देखिए, उनके लिए तो अब अगर वो पैसा उनके पास है तो अभी भी वो सारी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही पड़ेगा कि अब उनको जल्दी से करके जो लास्ट डेट एम्प्लॉयर ने दी हुई है, उस एम्प्लॉयर की लास्ट डेट से पहले वो अपना निवेश कर लें। अगर उसके बाद करते हैं तो मैं प्रियंका सलाह दूंगा, निवेश वो तब भी करें अगर डेट निकल भी गई है। ये ना सोचे कि एम्प्लॉयर ने जो डेट दी थी वो निकल गई है तो अब हम नहीं करते, क्योंकि वो बाद में, जैसे अभी हमने पहले बात करी, वो रिफंड अवश्य ले सकते हैं, तो टैक्स उनका फिर भी कम ही माना जाएगा, वो ज्यादा टैक्स नहीं जाएगा। और अगर किसी ने इस करंट फाइनेंशियल ईयर में नौकरी बदली, हम अक्सर देखते हैं लोग नौकरी बदलते हैं और फिर हाथ में जब उनके आता है 2 फॉर्म 16 तो परेशान हो जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। जो नौकरी बदलते हैं उसमें होता क्या है प्रियंका कि एक फॉर्म 16 पहले एम्प्लॉयर का है, दूसरा फॉर्म 16 आ गया। अब होता क्या है कि जब आप दूसरे एम्प्लॉयर के पास जाते हैं तो आप पहले एम्प्लॉयर का डिटेल्स कई दफे नहीं देते हैं। तो होता क्या है कि जो 2.5 लाख की जो एग्जेम्पशन है वो पहले एम्प्लॉयर ने भी दे दी, 2.5 लाख की एग्जेम्पशन दूसरे ने भी दे दी, तो दोनों का जो टैक्स का काउंटिंग है वो 0 से शुरू हो जाता है, तो उसको मिला के टैक्स गलत कट जाता है। तो उनको चाहिए ये कि पहला, सबसे बढ़िया तो यही है कि पहले एम्प्लॉयर की दूसरे एम्प्लॉयर को दे दी जाए, जिससे कि दोनों सैलरीज को वो कंबाइन करके टैक्स काटे। अगर ऐसा नहीं भी हुआ है तो आपको एक अपनी कंपटीशन बनानी पड़ेगी, जिसमें पहले एम्प्लॉयर की सैलरी, दूसरे एम्प्लॉयर की सैलरी, दोनों की डिडक्शन को न्यूट्रलाइज कर दें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ डिडक्शंस डबल आ गई हो, उसको न्यूट्रलाइज करें। बाकी जो टैक्स बचे, हो सकता है प्रियंका उनको टैक्स अपनी मर्जी से जमा कराना पड़ जाए, तो कोई चिंता की बात नहीं। देखिए प्रियंका, अभी जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है ना, उसमें जो कर बचाने के जो खराब तरीके थे, गलत तरीके थे, उनके दरवाजे खिड़कियां बंद होते जा रहे हैं। हमने नोट किया होगा कि सरकार की यह मंशा है कि आप जो गलत रास्ते से टैक्स बचाते थे वो बंद कर दिया जाए। तो मुझे लगता है ये टैक्स गुरु में आप जो टिप्स देते हैं लोगों को, जो कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचते हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंस है, उनका महत्व बढ़ने वाला है और दर्शक जुड़ने वाले हैं। और जो मैं शरद जी से सीखती हूँ कि टैक्स अदा करो और चैन की नींद सो। लेकिन अब बात करते हैं उनके जो नियमित तौर पर निवेश करते आए हैं, पूरे साल उन्होंने बिल्कुल सही समय पर सब कुछ चुकाया है, पूरे निवेश की प्लानिंग कर दी है, लेकिन गलती हो गई है कि वो रिकॉर्ड नहीं रख पाए हैं। तो जिनके पास रिकॉर्ड नहीं हो, वो अपने एम्प्लॉयर को क्या बताएं कि वो किस तरह का निवेश इस पूरे साल करते हैं, या फिर वो बिल्कुल नल और वॉइड हो जाएगा क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड नहीं है? नहीं प्रियंका, ऐसा तो नहीं है। रिकॉर्ड अगर नहीं है तो देखिए, रिकॉर्ड नहीं से आपका तथ्य ये है कि उनकी जो रिसीट्स थी, या जैसे किसी ने मान लीजिए इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया और अब रिसीट्स खो गई है,
या एनएससी करी थी, मान लीजिए वो कहीं मिसप्लेस हो गई है, या कोई पीपीएफ की पासबुक है वो कहीं खो गई है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो आजकल तो प्रियंका सारा कुछ डिजिटल होता जा रहा है। तो डिजिटल जब पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है तो आप उसकी रिसीट ऑनलाइन कभी भी जनरेट कर सकते हैं। आप उसका प्रिंट आउट लेके दे दें। और आजकल तो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स क्या कर रहे हैं प्रियंका, कि एक वो डिजिटल लिंक ले रहे हैं, लिंक लेके वो एम्प्लॉई का अपने आप वहां से डाउनलोड कर लेते हैं कि कितना कितना इन्वेस्ट किया। बहुत सारी कंपनियां धीरे धीरे ऐसे हो रही हैं। तो एक समय ऐसा आएगा प्रियंका, मुझे लगता है, जब आपको ये प्रूफ शायद देने नहीं पड़ेंगे। आप एक लिंक दे देंगे आधार का या कुछ पैन नंबर का, कुछ ना कुछ ऐसा लिंक देंगे और एम्प्लॉयर अपने आप जो है देख लिया करेगा कि आपने कितना कितना इन्वेस्ट किया। जल्दी ही हम उस समय की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, डिजिटल दुनिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इससे जुड़े कुछ और सवाल भी मेरे मन में उठ रहे हैं, वो पूछेंगे हम, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। अच्छा बुरा जैसा भी रहा, 2016 बीत चुका है और 2017 शुरू हो चुका है और ये अच्छा रहे इसके लिए जरूरी है कि आप अच्छी टैक्स प्लानिंग करें। हमारे साथ मेरे साथ शरद कोहली बने हुए हैं। शरद, अब मुझे समझाइए, जो लोग बिजनेस या प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अब इस करंट फाइनेंशियल ईयर में टैक्स बचाने के लिए क्या क्या रास्ते हैं और क्या सावधानियां उन्हें रखनी है? देखिए, जो बिजनेसमैन है हम उनको प्रियंका दो कैटेगरीज में बांट लेते हैं। एक तो जो बड़े बिजनेसमैन है हम उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि हम छोटे वालों को लेते हैं कि जो 2 करोड़ से जिनकी नीचे की आमदनी है। तो जिनकी 2 करोड़ से नीचे की बल्कि रेवेन्यू है, तो उन लोगों के लिए प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम हम सब जानते हैं, सेक्शन 44AD में जो होता है कि आप 2 करोड़ तक लेके 8% प्रॉफिट लेके फाइल कर दें। उसमें सरकार ने अभी एक नया प्रावधान निकाला कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो 6% पे भी फाइल कर सकते हैं। तो उनको करना यह है, अगर तो उनको खाते नहीं रखने हैं प्रियंका, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप 6% कैलकुलेट करेंगे डिजिटल है, 8% कैलकुलेट करेंगे अगर नॉन डिजिटल है और फाइल कर देंगे। पर अगर आप खाते रख रहे हैं तो आपको अपना खाते से प्रॉफिट निकालना है। साल का कितना है उस पे एडवांस टैक्स हम उम्मीद करते हैं कि वो पे करते हुए आए होंगे। जो एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स की डेट है, इस तिमाही में 15 मार्च की एक एडवांस टैक्स की आखिरी डेट आएगी। तो अपना पूरा टैक्स कैलकुलेट करें और उनकी कंप्लायंस वॉलंटरी होती है, आप जानते ही हैं, जो कि सैलरी वालों का तो कट जाता है पर उनको तो अपनी मर्जी से जमा कराना पड़ता है। तो वो उसको जमा कराते हुए चलें और 15 मार्च को एडवांस टैक्स कम से कम 90% तक चले जाना चाहिए और 31 मार्च को अपने खाते बंद करके और रिटर्न फाइल करें। अब बात करते हैं जब हमें अलग अलग स्रोत से आय होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिजनेस से हुई जिसका जिक्र आपने किया, फिक्स डिपॉजिट से हमें इंटरेस्ट मिलता है, वो भी हमारी कमाई होती है, कैपिटल गेन्स होता है। तो इस तरह अलग अलग हेड से जब कमाई होती है तो किन बातों का उन्हें ख्याल रखना है? मैं आपको संक्षेप में जितने आपने नाम लिए सबका बता देता हूं। देखिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर है तो मतलब आपको कहीं से किराया आता है, तो किराया आता है तो प्रियंका किराए पे भी टीडीएस कट सकता है, टैक्स कट सकता है। तो अगर टैक्स कट रहा है तो आप उसका क्रेडिट ले, अपनी हाउस प्रॉपर्टी इनकम की कॉम्पिटिशन बनाए, कॉम्पिटिशन बना के जो आपका टैक्स कटा है उसको घटा के बाकी जमा कराएं। अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आपने फिक्स डिपॉजिट की बात करी, सबसे ज्यादा यही होता है। और उसमें प्रियंका क्या है कि टैक्स कटता है 10%। मान लीजिए आप हैं 30% स्लैब में, तो अब आपका जो बकाया है वो आपको जमा करना पड़ता है। तो वो भी आपको एक एडवांस टैक्स की भांति 15 मार्च को जो भी बकाया आता है वो जमा करें। तीसरा आपने जिक्र किया कैपिटल गेन्स का। तो कैपिटल गेन्स में मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, कोई और कैपिटल एसेट साल भर में बेचा है, तो उसको आप उसकी कैपिटल गेन, उस पर आपको कितना मुनाफा हुआ है उसकी इंडेक्सेशन करके आप निकालें और जो बाकी का बचता है उसको भी आपको एडवांस टैक्स के रूप में जमा कराना पड़ेगा। प्रियंका, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर करदाता ये नहीं करते हैं तो उनको सेक्शन 234B और सेक्शन 234C के अंतर्गत उनको ब्याज, बाद में ब्याज देना पड़ सकता है। जब वो रिटर्न फाइल करेंगे तो नोटिस आ जाता है कि साहब आपने तो जमा कराया, ये कराना था, आपने नहीं कराया, तो जितने महीने आप पीछे रहे उसको आपको ब्याज। बिल्कुल, तो और इसीलिए हम चाहते हैं आपको ये अतिरिक्त ब्याज नहीं देना पड़े, इसलिए हम बार बार आपको रिमाइंड करवाते हैं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप समय पर टैक्स अदा करें ताकि इस तरह के ब्याज का बोझ आप पर बिल्कुल ना पड़े। लेकिन इस बार बीते साल एक बज़वर्ड रहा, साल के खत्म होते होते हम सभी बात कर रहे थे नोटबंदी की, तो उससे के बगैर हमारा ये शो कंप्लीट नहीं हो सकता है। शरद, नोटबंदी हुई, सरकार के खाते में अब नए नोट आएंगे, ज्यादा लोग टैक्स नेट से जुड़ेंगे, तो हमारे जैसे नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या टैक्स का बोझ कम होगा? जी हां, बिल्कुल। सरकार ने, जैसे आपने कहा कि इतना सारा पैसा बैंकों में आ गया
और बैंकों में जो पैसा आया है तो उससे स्वाभाविक है कि नए करदाता बढ़ेंगे, और नए करदाता बनेंगे तो सरकार के पास राजस्व भी ज्यादा आएगा, और जब सरकार के पास रेवेन्यू ज्यादा आएगा तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब कर में और छूट दी जाएंगी। जो टैक्स के स्लैब्स हैं, अभी 2.5 लाख है, कुछ ऐसा सुनने में आया शायद 4 लाख कर दिया जाए, या इन स्लैब्स को और आसान बना दिया जाए, तो जरूर ही इस विमुद्रीकरण का जो कष्ट सबने झेला है, प्रियंका आपने भी झेला होगा, उसका अब आपको राहत अवश्य मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो चलिए फिंगर क्रॉस कि इस बार हमें राहत मिले, हमारा टैक्स जो है वो बचे। लेकिन आखिर में गुरु मंत्र पूरे साल के लिए शरद जी क्या देना चाहेंगे आप? गुरु मंत्र तो प्रियंका यही है कि आप अपने टैक्स की प्लानिंग पहले से करके चलें, उसको आखिर पे ना छोड़ें। एक दोहा है ना, काल करे सो आज कर, ये पूरी तरह से टैक्स प्लानिंग पर अप्लाई होता है, तो करें और अपना ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाएं। शुक्रिया शरद, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और अपने गुरु मंत्र शेयर किए हमारे साथ। तो हमें आज के शो में यही इजाजत दीजिए, लेकिन अगले हफ्ते से हम फिर हाजिर रहेंगे आपके टैक्स से जुड़े तमाम सवालों के जवाब लेकर, आपकी टैक्स प्लानिंग में मदद करने के लिए। आप अपने सवाल हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं, टीजी लेकर स्पेस दीजिए अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर भेजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में हमारा पोस्टल एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पर है। तो हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते हाजिर रहेंगे आपका ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।